के इस वीडियो में बात करेंगे चोलों के अधीन स्थानीय प्रशासन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। चोलों के अधीन स्थानीय प्रशासन का विस्तृत वर्णन इस प्रकार है। चोल साम्राज्य 9वीं से 13वीं शताब्दी का प्रशासनिक ढांचा भारतीय इतिहास में अपनी कुशलता और प्रभावशीलता के लिए प्रसिद्ध है। यह प्रशासनिक व्यवस्था न केवल साम्राज्य की स्थिरता सुनिश्चित करती थी, बल्कि जन सहभागिता और स्वायत्तता का उत्कृष्ट उदाहरण भी प्रस्तुत करती थी। चोलों के महान शासक जैसे राजराजा चोल और राजेंद्र चोल ने स्थानीय प्रशासन को विशेष महत्व दिया और उसे सुव्यवस्थित रूप दिया, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। स्थानीय प्रशासनिक इकाइयों की अगर हम बात करें तो चोल साम्राज्य में स्थानीय प्रशासन को 3 मुख्य इकाइयों में बांटा गया था। नाडु, उर और सभा, जिसे महासभा भी कहा जाता था। तो चलिए हम बात करते हैं नाडु की। यह चोल साम्राज्य की मुख्य प्रशासनिक इकाई थी। नाडु में कई गांव आते थे और यह स्थानीय प्रशासन का केंद्र था। नाडु का प्रमुख अधिकारी नाटार कहलाता था, जो कर संग्रहण और शांति व्यवस्था सुनिश्चित करता था। उर, यह सामान्य गांवों की सभा थी। उर गांव के स्थानीय निवासियों द्वारा संचालित होती थी और उसमें सभी जातियों का प्रतिनिधित्व होता था। उर का कार्य भूमि सुधार, कर संग्रह, सिंचाई और विवादों का निपटारा करना था। सभा, जिसे महासभा भी कहा जाता है, यह ब्राह्मणों द्वारा बताए गए गांवों, जिन्हें अग्रहारा कहा जाता था, की प्रशासनिक सभा थी। सभा में केवल ब्राह्मण पुरुष सदस्य शामिल होते थे और इसे शासकीय मामलों का व्यापक अनुभव होता था। सभा भूमि के प्रबंधन, दान, शिक्षा और मंदिरों की देखरेख जैसे कार्यों का संचालन करती थी। प्रशासन ग्राम की अगर हम बात करें तो चोल शासन में गांव प्रशासन की स्वायत्तता विशेष रूप से उल्लेखनीय थी। प्रत्येक गांव की प्रशासनिक कार्यों को स्वतंत्र रूप से संचालित करता था। ग्राम प्रशासन की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित थी। स्वायत्तता, हर गांव अपनी सभा के माध्यम से निर्णय लेता था। कर संग्रह, सिंचाई योजनाएं और सड़क निर्माण जैसे कार्य ग्राम सभाओं द्वारा किए जाते थे। वित्तीय प्रबंधन, गांवों को कर प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की स्वायत्तता थी। गांवों में उत्पन्न होने वाले राजस्व का एक हिस्सा साम्राज्य को भेजा जाता था और बाकी स्थानीय विकास के लिए उपयोग होता था। तो चोलों का वित्तीय प्रबंधन काफी अच्छा था। न्याय व्यवस्था, ग्राम सभाएं न्यायिक मामलों का निपटारा करती थी। छोटे मोटे अपराधों और भूमि विवादों का ग्राम स्तर पर ही हल किया जाता था। संगठन और प्रणाली की कार्य प्रणाली की अगर हम बात करें तो चोलों के स्थानीय प्रशासन का संगठन और कार्य प्रणाली बहुत ही सुदृढ़ और व्यवस्थित थी। चयन प्रक्रिया, ग्राम सभाओं के सदस्य चुनाव के माध्यम से चुने जाते थे। यह प्रक्रिया पारदर्शी थी और योग्य व्यक्तियों को जिम्मेदारी दी जाती थी। समितियां, इन्हें वारियम कहा जाता था। ग्राम सभा में विभिन्न समितियां होती थी, जिन्हें वारियम कहा जाता था। प्रमुख समितियां कुछ इस प्रकार हैं। इरिगेशन कमेटी, जिसे हम वेलम वारियम कहते हैं, सिंचाई प्रबंधन के लिए। फाइनेंस कमेटी हुआ करती थी, पोरुल वारियम। वित्तीय प्रबंधन और टेम्पल कमेटी, अर्थात मंदिरों की देखरेख और धार्मिक कार्यों का संचालन। तो ये वारियम थे, जिन्हें समितियां, जो इनको वारियम कहा जाता था। प्रलेखन की बात करें तो ग्राम सभाओं के निर्णयों और कार्यों को शिलालेखों पर अंकित किया जाता था। इन शिलालेखों से हमें चोल शासन की प्रशासनिक व्यवस्था की विस्तृत जानकारी मिलती है। तो यह था चोल प्रशासन के बारे में एक विस्तृत विवरण। कह सकते हैं कि चोलों का स्थानीय प्रशासन न केवल संगठित था, बल्कि अत्यधिक प्रभावी भी था। यह प्रणाली स्थानीय जनता को प्रशासन में शामिल करती थी, जिससे प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और कुशलता बनी रहती थी। ग्राम सभाओं और उनकी स्वायत्तता ने चोल साम्राज्य की राजनीतिक स्थिरता और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रशासनिक व्यवस्था ने भारतीय इतिहास में स्थानीय शासन का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया, जो आज भी अध्ययन और अनुकरण के योग्य है। उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस प्रकार के और हिस्टोरिकल वीडियोस को प्राप्त करने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।